Hello, good morning everyone. Welcome back to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Renwal, Jaipur. In the last video, that is part 10, we have completed the topic phenol, which is a aromatic alcohol. Now, the last topic of the oxy first compound is ether. The topic is ether. You have write down. What is ether? Ether are the functional group isomers of alcohols. We should learn that ethers are functional group isomers of alcohols. Now start the topic ether. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे. तो हमारे पास इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग हेडिंग डाल देंगे इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है आप ध्यान रखेंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईथर, इसको लिखा जाता है ROR डैश की फॉर्म में. इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ROR डैश की फॉर्म में लिखा जाता है. यहाँ पर R या R डैश जो है बच्चों, ये क्या चीज़ है हमारे पास में? ये एक अल्काइल ग्रुप है. अल्काइल ग्रुप है जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल. ओके, अल्काइल ग्रुप नहीं होगा तो ये कोई एरिल ग्रुप भी हो सकता है. अगर एरिल ग्रुप आ जाएगा तो ये एरोमेटिक ईथर बोला जाएगा, और अगर ये अल्काइल ग्रुप है तो ये एलिफेटिक ईथर बोला जाएगा. तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है. उसके बाद में सेकंड की बात करें हम लोग, इसके डेफिनेशन को भी ज़रा हम लोग नज़र डाल लेते हैं. डेफिनेशन क्या है इसकी? जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या बोलती है? अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं और इस वाटर मॉलिक्यूल में से दो हाइड्रोजन एटम को किन्हीं दो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर लिया जाता है तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा? ROR. और इस ROR फॉर्मूला को जो रखते हैं कंपाउंड को क्या बोला जाता है? ईथर बोला जाता है. हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे. ठीक है बच्चों, ROR कहा जाएगा. सेकंड डेफिनेशन क्या है कि आप एल्केन का जानते हैं. एल्केन को RH की फॉर्म में इसको लिखा जाता है, एक हाइड्रोजन को अलग दिखाते हुए. ये अल्काइल ग्रुप है, ये उसका हाइड्रोजन है. मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. जैसे हम जानते हैं मेथेन, ये मेथेन एक हाइड्रोकार्बन है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? मैंने इसको लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड H, तो R हमारे पास क्या हो गया? CH3, और ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम हो ही रहा है. इस तरीके से इसको लिखा गया. तो मेरे पास कोई एल्केन है और इस एल्केन में से मैं क्या करने वाला हूँ? एक हाइड्रोजन एटम को हटाने वाला हूँ और उसकी जगह पर मैं एक एल्कोक्सी ग्रुप OR, एल्कोक्सी ग्रुप को वहाँ पर ऐड कर देता हूँ. तो मुझे क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? ROR. तो इस एल्कोक्सी ग्रुप को अगर एल्काइल ग्रुप में ऐड कर दिया तो भी मुझे कौन से कंपाउंड मिल जाएंगे? ईथर कंपाउंड मिल जाएंगे. तो हमारे पास कितनी डेफिनेशन हो गई इसकी? 2 डेफिनेशन हो गई. पहली डेफिनेशन क्या बोलती है कि ईथर आर द 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. आप वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं और यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जा रहा है 2 अल्काइल ग्रुप के साथ में, जिससे आपको ईथर मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है. सेकेंड डेफिनेशन क्या बोल रही है कि अगर हमने कोई एल्केन कंपाउंड लिया हुआ है, एल्केन को हमने RH से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अगर इस एल्केन कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन को हम किसी एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर लें तो भी हमें ईथर कंपाउंड मिल रहे हैं. तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो गया. ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि जो ईथर है, इस ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाएगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर. ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2O. ओके, यहाँ पर जो n की वैल्यू है, हियर n वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो 2, 3, 4 एंड रेस्ट ऑन इस तरीके से बढ़ती जाएगी. इफ़ n = हम 2 लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C2H6O. और C2H6O को हम कैसे लिख लेंगे? CH3O सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे लिख लेंगे. सिमिलरली n = 3 लिख लिया जाए तो फिर हम इसको कैसे लिख लेंगे? C3H8O लिख लिया जाएगा और इसको लिखा जाएगा ऐसे C2H5OCH3. तो इस तरीके से हम लोग ईथर कंपाउंड को राइट डाउन कर लेंगे. तो हमारे पास ये 3 इंट्रोडक्टरी पॉइंट हो गए अभी तो. ठीक है, फर्स्ट रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? ROR से रिप्रेजेंट किया जाएगा. सेकेंड डेफिनेशन है, उसमें हमारे पास 2 डेफिनेशन हो गई. 1 डेफिनेशन फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 डेफिनेशन फ्रॉम एल्केन मॉलिक्यूल. थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या होगा? जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर. तो वी हैव टू लर्न दैट द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज CnH2n + 2O. ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया. फोर्थ पॉइंट की हम बात कर रहे थे तो हम क्या ध्यान रखेंगे? अभी मैंने कहा था ईथर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ फंक्शनल
ग्रुप आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल। तो हमें ध्यान रखना है कि अल्कोहल के ये क्या होते हैं, फंक्शन ग्रुप आइसोमर होते हैं। जैसे भी बता देते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास एक मोलिकुलर फॉर्मूला है और मोलिकुलर फॉर्मूला हमने ले लिया C2H6O। तो हमारे पास C2H6O का मोलिकुलर फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पर ईथर कंपाउंड को लेता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH3OCH3। और अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप को लेता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये तो हमारे पास ईथर कंपाउंड आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया, अल्कोहल। ईथर में क्या है, ये बाईवेलेंट ऑक्सीजन जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ पर ये जो है हाइड्रोक्सी जो है फंक्शन ग्रुप की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास में ये यहाँ पर इसकी क्या आ जाती है, फंक्शन ग्रुप। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हम ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के कौन सा आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ तक की टॉपिक आप लोगों को याद होगी। अब बात करते हैं हम लोग इसके अगले लेवल की, जहाँ पर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, किसके टाइप्स। ठीक है, हम इसके टाइप्स की बात करेंगे। तो पॉइंटर नंबर 5, टाइप्स ऑफ ईथर। ठीक है, टाइप्स ऑफ ईथर बोल सकते हैं या हम इसको इसका क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो बच्चों अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर का जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, ईथर जो है यानी ROR डैश। ठीक है, तो ईथर को हम लोग कितनी कैटेगरी डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 कैटेगरी डिवाइड करेंगे। एक को कहा जाता है सिंपल ईथर, ठीक है, और दूसरे को कहा जाता है मिक्स्ड ईथर। तो सिंपल ईथर होता है और एक होता है हमारे पास में मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर को हम एसिमेट्रिक भी कह सकते हैं, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं एसिमेट्रिक ईथर। तो सिंपल ईथर को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक ईथर भी कह सकते हैं। तो सिंपल ईथर कब कहेंगे, जब ROR डैश जो आपके पास फॉर्मूला है इसमें कब कहेंगे, इफ़ R इज इक्वल्स टू R डैश। ठीक है, R और R डैश क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे, तब हम इसे क्या कहेंगे, सिंपल ईथर कहेंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा CH3OCH3 ये एक सिंपल ईथर है। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये आ गया C2H5O तो ये भी देखो दोनों एल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम है, तब हमने इसको क्या नाम दे दिया, सिंपल और सिमेट्रिक ईथर। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे, R इज नॉट इक्वल्स टू R डैश, तब उसको क्या बोला जाएगा, मिक्स्ड ईथर बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग CH3OC2H5। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं C6H5OCH3। ठीक है ना, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो गए, इसलिए इसको क्या बोला गया है, एसिमेट्रिक ईथर और मिक्स्ड ईथर बोला गया है। ठीक है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन ध्यान होना चाहिए कि कब सिंपल ईथर कहा जाएगा, कब इसको मिक्स्ड ईथर कहा जाएगा। तो हमारा 5th टॉपिक हो गया टाइप्स ऑफ ईथर। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर 6 पॉइंट के इंक्लूडिंग में, तो वो आता है इसका नोमेनक्लेचर। तो बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। तो 6th पॉइंट डालिए, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में जब बात की जाएगी तो इसके 2 तरह के नोमेनक्लेचर हैं। एक होता है इसका कॉमन सिस्टम और एक होता है इसका IUPAC सिस्टम। तो ईथर का जो कॉमन सिस्टम में जो नेम होता है बच्चों, तो वो लिखा जाता है एल्काइल और पीछे इस पर सफिक्स जोड़ दिया जाता है ईथर। तो इसको क्या लिखा जाएगा, एल्काइल ईथर लिखा जाएगा कॉमन नेम सिस्टम में। जबकि IUPAC सिस्टम की बात करेंगे तब इसको लिखा जाता है एल्कोक्सी एल्केन। अभी थोड़ी देर पहले हम जब डेफिनेशन की बात कर रही थी तो हमने क्या कहा था कि एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया एक एल्कोक्सी ग्रुप से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है। एल्काइल ईथर इसको कॉमन सिस्टम में कहा जाएगा और एल्कोक्सी एल्केन जो है इसको IUPAC सिस्टम में कहा जाएगा। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल, दूसरी तरफ हम लोग लिख लेंगे इसका उस कंपाउंड का IUPAC नेम, और अगले कॉलम में हम लोग लिखेंगे उसका कंपाउंड का कॉमन नेम। देखें क्या होता है। ठीक है, पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर ये वाला, एक सिंपल ईथर लेते हैं CH3OCH3। दूसरा वाला हम लोग ले लेते हैं, इसी में हम एसिमेट्रिक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा CH3OC2H5। ओके, ये हमने लिया। अब IUPAC नेम की बात करें, देखिए इस बाईवेलेंट ऑक्सीजन ने कार्बन चेन को बीच में से तोड़ा हुआ है, तो हम इसमें कहीं से भी एक जगह से इसको कार्बन चेन को मान लेंगे। तो दोनों तरफ बराबर कार्बन है तो हम एक कार्बन वाली चेन को मान लेते हैं। मान लीजिए कि हमने इस कार्बन चेन को मान लिया
और इसको मैं एल्केन बोलूँ तो इसका नाम एल्केन की फॉर्म में क्या हो जाएगा, मेथेन। जैसे कि लिखा हुआ था यहाँ पर एल्केन की फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, मेथेन। अब इसके आगे वाला पार्ट क्या है, एल्कोक्सी है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एल्कोक्सी। तो एल्किल ग्रुप कौन सा है इसमें, मेथिल है, और उसको ऑक्सी के साथ बोलना है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसमें, तो नाम हो गया इसका मेथॉक्सी। तो इसका आईपीएससी नेम कंप्लीट क्या हो गया, मेथॉक्सी मेथेन। आपको ये बात समझ में आ गई, तो इसका आईपीएससी नेम क्या हो गया, मेथॉक्सी एथेन। अगर हम ये देखें कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, तो कब तो हम एल्कोक्सी बोलेंगे और कब हम एल्केन बोलेंगे, तो उसका रूल आप लोग ध्यान रख लेंगे। जब हमारे पास ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोई एल्किल ग्रुप छोटा है, एसिमेट्रिक ईथर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, तो अगर वो एल्काइल ग्रुप छोटा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी बोलेंगे, और बड़े वाले को हम एल्केन की फॉर्म में लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ पर 1 कार्बन है, तो बड़े वाले कार्बन चेन का जो एल्किल ग्रुप है उसको एल्केन बोला जाएगा और छोटे वाले को क्या लिखा जाएगा, एल्कोक्सी। तो आप समझ गए होंगे CH3O जो है इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मेथॉक्सी, और उसके पीछे इसको एल्केन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एथेन। तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम लोग आगे चलें तो एक और हमारे पास आ जाता है C6H5OCH3। ठीक है, अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ एक तरफ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग हैं। छोटा वाला कौन सा है, ये वाला, तो इसको एल्कोक्सी बोला जाएगा, बड़े वाले को एल्केन की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये OCH3 जो है ये तो हमारा क्या हो गया, मेथॉक्सी हो गया, और ये हमारे पास है बेंजीन, जिसका नाम हो गया मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा CH3OCH3 और ये हो गया CH3। तो इस कंपाउंड का हम लोग आईपीएससी नेम लिख रहे हैं। अभी कॉमन नेम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि लंबी कार्बन चेन, इधर 3 कार्बन की चेन एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर 1 कार्बन का, तो जो ज़्यादा कार्बन चेन है वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, सिलेक्टेड है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये 3, हमने नंबरिंग कर दी। तो 2 कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, एल्कोक्सी। कौन सा एल्कोक्सी जुड़ा हुआ है, ये मेथॉक्सी। और ये कितने कार्बन की चेन होगी, 3 कार्बन का एल्केन यानी प्रोपेन, जिसका नाम क्या हो गया, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम क्या हो गया, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन नाम हो गया। आपको बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसकी, ये तो आईपीएससी नेम की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे इनके कॉमन नेम की। कॉमन नेम क्या लिखा हुआ है, एल्काइल ईथर। अब ऑक्सीजन के दाएं बाएं जब आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि एक एल्काइल, या तो दोनों एल्काइल बराबर होंगे या दोनों एल्काइल अलग अलग होंगे। अगर दोनों एल्काइल बराबर हैं तो हम उसके आगे प्रीफिक्स लगा देंगे डाई, और उस एल्काइन का नाम लिखते हुए हम लोग ईथर लिख देंगे। अगर ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो एल्काइल पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हुए हम लोग इसको कॉमन नेम सिस्टम में लिख लेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है, ज़रा देखते हैं क्या होगा। यहाँ दोनों एल्काइल ग्रुप हमारे पास सेम है तो कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। अब दोनों ही सेम है इसलिए डाई लगा दिए जाएंगे, तो हम इसको क्या नाम लिख लेंगे, डाई मिथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, डाई मिथाइल ईथर। लेकिन दोनों अलग अलग हो तो क्या लिखेंगे, ज़रा इस पर फोकस कीजिए आप लोग। ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। ये वाला कौन सा हुआ, इथाइल। मिथाइल इंग्लिश में M से स्टार्ट होता है, इथाइल जो है E से स्टार्ट होगा। पहले किसको लिखा जाएगा, इथाइल को, तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल और पीछे सफिक्स क्या लिख दिया जाएगा, ईथर। ओके, ये हम लोग ध्यान रख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये भी एक एसिमेट्रिक ईथर है, एरोमेटिक है ये वाला। अब एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्या हो गया हमारे पास में, फेनिल। बेंजीन रिंग में से जब एक हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है तो उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फेनिल बोलते हैं। ठीक है ना, तो फेनिल, ये फेनिल है, फेनिल जो है P से स्टार्ट होता है, और ये मेथिल है, ये M से स्टार्ट होगा। तो पहले किसे लिखा जाएगा, इससे लिखा जाएगा, तो इसका नाम हो गया फिनाइल मिथाइल, और पीछे क्या जोड़ दिया जाएगा, ईथर जोड़ दिया जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल, और ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया हमारे पास में, आइसोप्रोपिल। अब आइसोनियो जो है इनको हम लोग काउंटिंग में नहीं लेते हैं, हम उसके पीछे जो कार्बन चेन का जो इनिशियल आ रहा है उसी से हम इसका आईपीएससी नेम लिखते हैं। तो ये आइसोप्रोपिल है P और ये हो गया M। ठीक है, तो पहले मिथाइल का M लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल आइसोप्रोपिल ईथर।
मिथाइल आइसोप्रोपिल ईथर। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग ईथर कंपाउंड का क्या लिख लेंगे, IUPAC नेम लिख लेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है वो एक बाईवेलेंट कंपाउंड है, तो इस वजह से ये 2 एल्काइल ग्रुप से यहाँ पर ऐड रहता है। तो ये ईथर की आइडेंटिफिकेशन है कि ऑक्सीजन एटम जो है वो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। दोनों एल्काइल अगर सेम है तो हम इसको सिमेट्रिक ईथर कहेंगे, अगर सेम नहीं है तो हम उसको एसिमेट्रिक ईथर कहेंगे। अगर एक एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो एरोमेटिक ईथर होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो एलिफेटिक ईथर होगा। तो ये हमारे पास में कुछ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसको जो मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से और लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब बात करते हैं इसकी जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। हेडिंग डालिए आप लोग GMP ऑफ ईथर। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं GMP ऑफ मेथड ईथर। GMP का मतलब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो ईथर को हम कौन कौन सी मेथड के द्वारा बना सकते हैं तो उनकी यहाँ पर बात की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड की। तो आप लोग हेडिंग डालिए नंबर 1 लैब मेथड। लैब मेथड, तो लेबोरेटरी मेथड कौन कौन सा है, तो यहाँ पर लेबोरेटरी मेथड जो है उसका एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम है, उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जिसका लेबोरेटरी मेथड का जो नाम है उसका नाम है हमारे पास में विलियमसन, ठीक है। हम लोग ध्यान रखेंगे इस नाम का, विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है बच्चों। विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस, ये हमारे पास प्रोसेस है। अब बिल्कुल सिंपल से हमको इस चीज़ को ध्यान रखना है। पहले हम एक डायग्राम जो है इसका लेबोरेटरी मेथड का वो बना लेते हैं, फिर हम इसकी रिएक्शन की बात करेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये डायग्राम है कंडेंसर का, लैब मेथड है, और लैब मेथड का जो नाम है साइंटिफिक नेम है उसका क्या नाम है, विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। आप उसका नाम ध्यान रखेंगे। 2 स्टेप प्रोसेस है, क्या होता है थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन हुआ क्या इसके अंदर डायग्राम हमें ध्यान रखना है। कई बार ये डायग्रामेटिकली भी पूछ लेता है। हमको क्या करना है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क को लेना है और इसको सैंड पर रखते हुए हम लोग इसको हीट करने वाले हैं। लेकिन बिफोर हीटिंग हम इसमें क्या करेंगे, एथेनॉल और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को 2:1 रेशियो में, मतलब एथेनॉल आपको दुगना लेना है सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसनट्रेट लिया हुआ है उसके साथ में, तो 2:1 रेशियो में एथेनॉल और कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड को इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना है। और लेने के बाद में हम इसके अंदर एक थर्मोमीटर को भी इसके अंदर ऐड कर लेते हैं ताकि टेम्परेचर को मेज़र किया जा सके कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। अब इसको हम हीट करने वाले हैं। जब इसको हीट किया जाएगा तो इन दोनों की रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने से हमें क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा। अब वो ईथर जो होता है वो बॉयल होगा, तो बॉयल होने के बाद में उसकी वेपर्स बनेंगी। उस वेपर को हम कहाँ से लेके जाएंगे, इस एग्जॉस्ट ट्यूब जो है उसे निकाला जाएगा। लेकिन उसको ठंडा करने के लिए हम कंडेंसर का यूज करेंगे। तो उस वेपर को कंडेंस करने के लिए हम कोल्ड वाटर का एक जैकेट जो है इस ग्लास ट्यूब के चारों तरफ लगाया होता है, उसके अंदर से हम लोग कोल्ड वाटर फ्लो होता है। इस कोल्ड वाटर का कांटेक्ट केवल इस कांच से होता है, जिससे कि वो वेपर जो है ईथर की वो कंडेंस होगी, तो वेपर फॉर्म से किस में आ जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में चल के आएगी। अब होगा क्या, ये जो ईथर लिक्विड फॉर्म में आया उसको हम अलग से इस राउंड बॉटम फ्लास्क में कलेक्ट कर लेंगे, और ज़्यादा इसको कंडेंस करने के लिए हम इस बाथ टब में इसको रखा जाएगा, जिसमें क्या रखा जाएगा, आइस और वाटर को रखा जाएगा। तो ये तो हमारे पास इसका डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई क्या। जैसे हम इस रिएक्शन को फॉलो करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो एथेनॉल है, आप देखिए ध्यान से कि ये तो हमारे पास क्या हो गया, एथेनॉल C2H5OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हुई, ठीक है ना। टेम्परेचर जो शुरू में होगा वो हमें ध्यान रखना है, इसका शुरू वाला टेम्परेचर होगा 373 केल्विन का। अब ये इसको एक प्रोटॉन देगा, और प्रोटॉन देने के बाद में इसमें से क्या निकल जाएगा, वाटर, हाइड्रोजन आयन इसमें जाएगा, OH माइनस इसमें जाएगा, तो क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, और H2O निकलने के बाद हमें क्या मिलेगा, C2H5HSO4। इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हमें यहाँ पर इसका सॉल्ट मिलेगा इतने टेम्परेचर पर, ठीक है। अब चूंकि हमने यहाँ पर एथेनॉल का एक और मोल लिया हुआ है, उसके साथ हम इसकी रिएक्शन होगी। जब इसकी रिएक्शन होगी तो हम क्या देखते हैं, देखिए दोबारा से, C2H5OH सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, इसकी रिएक्शन इसके साथ होने वाली है C2H5HSO4,
ठीक है ना। अब जब इसकी रिएक्शन होगी तो अगला जो इसका टेम्परेचर होगा ये आपको ध्यान रखना है 413 केल्विन, जिसको आपने कहा था 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है जो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो होगा क्या कि इसमें से हाइड्रोजन आयन, ये आपका हाइड्रोजन आयन और ये आपका HSO4 मिलकर के वापस क्या बना लेंगे HSO4। इसको मैं इसमें ऐड कर लूँगा तो मैं क्या देखता हूँ C2H5O C2H5। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर डाई एथिल ईथर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिल गया डाई एथिल ईथर और साथ में हमें क्या मिल जाएगा दोबारा से H2SO4। इसका क्या नाम है डाई एथिल ईथर। अगर ईथर बोला जा रहा है तो आपको एक कॉमन नेम ध्यान रखना है, डाई एथिल ईथर की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये रिएक्शन आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेंगे। जो ईथर यहाँ हमें इस राउंड बॉटम फ्लास्क में या बाथ टब में मिला है ये 100% प्योर नहीं होता। इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की, इसके अंदर वाटर की और इसके अंदर अल्कोहल की इम्प्योरिटी आ सकती है। तो उस इम्प्योरिटी को जो है एक स्टील जो है एक तरह का मशीन है उसमें इसको हीट किया जाएगा और बारी बारी से उन इम्प्योरिटी को हटा करके इसको 95 या 100 प्योरिटी का ईथर में कन्वर्ट किया जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके प्यूरिफिकेशन की, इस डाई एथिल ईथर को प्योर कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसकी इम्प्योरिटी को कैसे दूर किया जाए और कौन कौन सी इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। तो जब हम ईथर बनाते हैं इस मेथड से तो हमारे पास 3 तरह की इम्प्योरिटी होती है। कौन कौन सी? वन इज़ एथेनॉल, सेकंड वन इज़ सल्फर डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन इज़ वाटर। 3 स्टेप के द्वारा हम इसको क्या करेंगे इम्प्योरिटी को हटाएंगे। पहला स्टेप के अंदर जो ईथर हमने बनाया था उसको हम क्या करेंगे एक सेपरेटिंग फनल होती है उस सेपरेटिंग फनल के अंदर डालेंगे। किसके साथ? NaOH सॉल्यूशन के साथ में। ये जो NaOH है वो इसमें प्रेजेंट SO2 को अपने साथ घोल लेगा एज अ फॉर्म ऑफ Na2SO3। तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा Na2SO3 यानी सोडियम सल्फाइड, और वो उसके नीचे की तली में आ जाएगा। ठीक है ना, तो SO2 रिमूव हो गई। अब नीचे की लेयर में क्या आ गया Na2SO3 एज अ प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बाय सेकंड स्टेप में बाय रिमूविंग लोअर लेयर। तो जो लोअर लेयर में जो Na2SO3 बन गया था उसको हम हटा देंगे और छान लेंगे। तो ऊपर वाला जो लेयर है उसमें क्या है ईथर है और उस ईथर के साथ में क्या है एथेनॉल भी है। तो उसको हम क्या करेंगे कैल्शियम क्लोराइड और वाटर के साथ में वॉश करेंगे। तो वॉश करने से कैल्शियम क्लोराइड और जो वाटर है वो उस एथेनॉल को उसमें से क्या कर लेंगे रिमूव कर लेंगे। एथेनॉल इस सॉल्ट से रिएक्ट कर लेगा और प्रोडक्ट बना देगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो एथेनॉल की इम्प्योरिटी यहाँ से सेपरेट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे जो हमारे पास में जो प्योर जो बनने वाला है ईथर उसी के अंदर दोबारा से फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड को दोबारा से मिलाएंगे, जिससे क्या होगा ईथर में जो वाटर वगैरह की जो इम्प्योरिटी है वो उसके अंदर से हटा ली जाएगी और उसको हीट किया जाएगा लगभग 306 से 308 केल्विन टेम्परेचर तक, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर प्योर ईथर बन जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास के अंदर हमने ये पढ़ लिया कि ईथर जो है उसका जो जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या हो गया, उसके बाद में उसका कॉमन नेम IPSC नेमिंग सिस्टम हमने पढ़ ली और एक हमने जो है यहाँ पर उसका लैब मेथड को यहाँ पर पढ़ लिया। अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम इसमें बात करेंगे इसका इंडस्ट्रियल मेथड की। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे इसके इंडस्ट्रियल मेथड की।